आज एक इंटरेस्टिंग हाइब्रिड कैटेगरी की बारे में बात करें तो हम जो यहाँ पर मतलब कंपेयर करने वाले हैं, हम 4 फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो यू विल सी कि कोटक एंड एचडीएफसी आर डूइंग बेटर देन अदर्स बिकॉज मतलब यहाँ पर एज आई सेड कि ऐसा 50-60-70% इक्विटी एलोकेशन, प्योर इक्विटी की अगेन बात कर रहा हूँ, कि वो नहीं आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस कैटेगरी में मैंने उस तरह के स्विंग्स नहीं देखे हैं। एक फंड अगर एक 40-45% इक्विटी एलोकेशन लेता है तो वो बहुत अलग फंड है, और एक 20% इक्विटी एलोकेशन लेता है तो वो बहुत अलग फंड है ना। आइडियली तो इन दोनों का कंपैरिजन ही गड़बड़ है। आईसीआईसीआई प्रू का ही एयूएम बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, उसका रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। तो उसने वो क्लियर रखा है, मैं 35 के आसपास प्योर इक्विटी रहूंगा, मतलब 1/3 इक्विटी 2/3 डेट, वो उसका मैंडेट है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कम इक्विटी एलोकेशन के बाद भी, बिकॉज वो जब मार्केट अच्छा नहीं करता तो ये बहुत अच्छा करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। म्यूचुअल फंड मंडे का नया एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक इंटरेस्टिंग हाइब्रिड कैटेगरी की बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब अच्छा खासा है ईवीएम बट बहुत पॉपुलर नहीं है। वो कैटेगरी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, बट मुझे मतलब पर्सनली व्हेन आई मेक फाइनेंशियल प्लान्स, व्हेन वी डिस्कस एज ए एडवाइज़र, मतलब मुझे लगता है कि कुछ गोल्स में काफ़ी अच्छे से फिट होती है ये कैटेगरी। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नाम है इक्विटी सेविंग्स फंड कैटेगरी, राइट। तो इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 4 फंड्स का डिटेल में अपन कंपैरिजन भी करेंगे बहुत अच्छे से, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन से फंड्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और क्या अलग अलग स्ट्रैटेजीज इन दिस काइंड ऑफ हाइब्रिड कैटेगरी फंड्स बेसिकली डिप्लॉय। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आपको अगर वीडियो थोड़ा जल्दी देखना है 1.25x में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड फंड्स जो इक्विटी सेविंग कैटेगरी है, तो उसमें फ्रॉम सेबी पर्सपेक्टिव उसको कैसे कैटेगराइज किया गया था, कैसे उसको समझाया गया था, राइट। वो ये था कि उन्होंने बोला था कि भाई इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मतलब डेरिवेटिव्स अलाउड है। मतलब आर्बिट्राज फंड की बात हुई थी ना, आर्बिट्राज फंड का फंड आपने आई एम अज्यूमिंग वीडियो देखा था मेरा। तो वो आर्बिट्राज जो है वो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एक तरह से माने जाते हैं। तो उसको प्लस प्योर इक्विटी को, मतलब एक स्टॉक ले लिया और एक मैंने उसका आर्बिट्राज ले लिया, तो आर्बिट्राज में तो रिस्क है नहीं, ठीक है, स्टॉक में है, तो मैंने वो मिक्स कर दिया, बट वो ओवरऑल इक्विटी बन गया। ठीक है, तो 65% मुझे इक्विटी रखना है, तो ताकि मेरे को इक्विटी का टैक्सेशन मिले, लेकिन प्योर इक्विटी में कितना भी रख सकता हूँ। ठीक है, उसमें कुछ वो वहाँ नहीं है। एंड आप आर्बिट्राज बाय सिस्टम, बाय रेगुलेशन आप अलाउड है इसमें आर्बिट्राज। ठीक है, तो और मिनिमम 10% आपको डेट रखना है, मिनिमम 10%, तो वो भी क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि आप 100% इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट, और डेट तो मिनिमम 10% रखना ही है। तो उस थॉट से ये बनाया गया। मतलब आप अगर इसको देखोगे ना, तो ये थोड़ा सा बैलेंस एडवांटेज तरह की कैटेगरी है, बट उस तरह का स्विंग्स यहाँ नहीं होता। बैलेंस एडवांटेज में क्या है ना, कि अगर आप कुछ फंड्स देखोगे तो वो 30-35% इक्विटी पे भी चले जाते हैं, मतलब प्योर इक्विटी की बात कर रहा हूँ, फिर प्लस आर्बिट्राज लेंगे तो वो अलग चीज़ है, वो 70% इक्विटी तक भी चले जाते हैं। इस कैटेगरी में मैंने उस तरह के स्विंग्स नहीं देखे हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके स्विंग्स जो है वो छोटे होते हैं, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, तो वो इतने नहीं होते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज से थोड़ा सा लोअर रिस्क प्रोफाइल कैटेगरी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो सबसे एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल की जो कैटेगरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन जो होता है वो एग्रेसिव हाइब्रिड होता है। ठीक है, फिर आप बात कर सकते हैं कि भाई सेकंड जो है वो मल्टी एसेट टाइप की कैटेगरी, फिर थर्ड जो है बैलेंस एडवांटेज टाइप की कैटेगरी, और ये फोर्थ ये है इक्विटी सेविंग कैटेगरी जो हाइब्रिड में मानी जाती है। तो ये उसके नीचे कंजर्वेटिव आता है। तो और अगर रिस्क कम लेना है तो वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड आता है। तो ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड के बाद का थोड़ा सा हायर रिस्क कैटेगरी है। तो टिपिकली अगर एक 3 to 5 ईयर का गोल है, कार गोल है, राइट, तो या फिर मतलब 3 साल का भी गोल है और एक कार टाइप का गोल है जो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वेकेशन टाइप का गोल है, तो ये मतलब अच्छा फिट हो जाते हैं इस तरह की कैटेगरी, क्योंकि इसमें इक्विटी एलोकेशन टिपिकली अगर हम डिस्कस करेंगे, बट टिपिकली 30% के आसपास ही रहता है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन नहीं रहता। मतलब यहाँ पर एज आई सेड कि ऐसा 50-60-70% इक्विटी एलोकेशन, प्योर इक्विटी की अगेन बात कर रहा हूँ, कि वो नहीं आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए 1/3 इक्विटी एलोकेशन का एक थॉट आप दे सकते हैं। तो इसलिए वो रिस्क, मतलब बाकी सब आर्बिट्राज है या डेट है तो आपका रिस्क कम हो जाता है, सिर्फ 1/3 इक्विटी है। ठीक है, तो इसीलिए वो एक मतलब ठीक रहती है ये कैटेगरी थोड़ा उस तरह के टाइप के गोल्स के लिए। थोड़े फ्लेक्सिबल है, थोड़े छोटे हैं, आप एक हायर रिस्क इन्वेस्टर हो तो वहाँ पर इसको आप एक
उस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो हम जो यहाँ पर मतलब कंपेयर करने वाले हैं, हम 4 फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं और थोड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है चारों की, तो वो ज़रूर समझना। आईसीआईसीआई प्रू, कोटक इक्विटी सेविंग, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी सेविंग, एसबीआई इक्विटी सेविंग, एचडीएफसी इक्विटी सेविंग, तो यही 4 टॉप सबसे बड़े इक्विटी सेविंग फंड्स हैं और इनको हम कंपेयर करेंगे। और अच्छे फंड्स हैं चारों बहुत अच्छे फंड हाउसेज हैं, तो मतलब उसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, तब सब बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट, मतलब फंड हाउसेज के हिसाब से। और आप अगर फंड मैनेजर्स को भी देखेंगे तो टिपिकली सब मल्टीपल फंड मैनेजर्स होते हैं इन टाइप की हाइब्रिड कैटेगरीज में, क्योंकि डेट का फंड मैनेजर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर आर्बिट्राज का फंड मैनेजर भी एक इंपॉर्टेंट रहता है, डेरिवेटिव जो मैनेज करता है, और एक प्योर इक्विटी का फंड मैनेजर। टिपिकली यू विल सी कि मल्टीपल फंड मैनेजर्स गेटिंग इन्वॉल्व इन दीज एंड ऑल फोर हैव 3 फंड मैनेजर्स। तो वो टिपिकली एक डेट देख रहा है, एक इक्विटी देख रहा है और एक आर्बिट्राज देख रहा है। सबसे बड़ा जो फंड है इसमें आईसीआईसीआई का है, 18,000 करोड़ का फंड है वो, ठीक है। सेकंड 10,000 करोड़ के आसपास का कोटक है, थर्ड एसबीआई एंड फोर्थ जो है वो एचडीएफसी के आसपास दोनों हैं। एक्सपेंस रेशियो बिकॉज ऑफ द आर्बिट्राज वगैरह जो है वो थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई का ही रेगुलर में सबसे कम है, डायरेक्ट में भी कम है, एंड कोटक रेगुलर इज़ हाई बट डायरेक्ट इज़ लो। एसबीआई डायरेक्ट एंड रेगुलर मतलब 0.94 के आसपास है, एंड एचडीएफसी का रेगुलर इज़ वेरी हाई एंड डायरेक्ट इज़ 0.954, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें देखते हैं तो मतलब कोटक एंड आईसीआईसीआई के डायरेक्ट प्लान्स एक डिसेंट है, थोड़े एसबीआई एंड एचडीएफसी आर ऑन हायर मतलब जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा हायर साइड पे है, एटलीस्ट डायरेक्ट प्लान के जहाँ तक बात करें हम, ठीक है। तो वो डेफिनेटली एक फैक्टर हम सोच सकते हैं, जब हम कंफ्यूज्ड हैं कि क्या लें तो वो हमारा फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, क्लोज अगर होता है। एयूएम कैसे ग्रो हुआ है, ठीक है, तो एयूएम सबसे अच्छा ग्रोथ जो देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर FY21 से फरवरी 21 से वो आईसीआईसीआई प्रू का ही एयूएम बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। उसका रीज़न भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो थोड़ा अलग है फंड बाकियों से, ठीक है। कोटक ने भी अच्छा ग्रोथ किया एंड बाकी दोनों जो हैं वो दोनों सिमिलर ग्रोथ तो सब में है उसमें, वो तो पूरा ही मतलब म्यूचुअल फंड ही इतना ज़्यादा ग्रो हुए हैं लास्ट 4-5 साल में, तो सब में ही ग्रोथ है, वो तो ऑफकोर्स है, बट मतलब उसका अलग ही ग्रोथ है आईसीआईसीआई का। एंड आईसीआईसीआई ओवरऑल मतलब हाइब्रिड कैटेगरी में आई थिंक है उनका, मतलब उनका एक काफ़ी कमांड है उस चीज़ में। एंड अगर आप कोई भी हाइब्रिड फंड्स देखोगे या कोई भी हाइब्रिड कैटेगरी देखोगे तो टिपिकली आईसीआईसीआई होगा कंपैरिजन में, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में वो हर टाइप की कैटेगरी में दे आर वेरी वेरी वेल प्रेजेंट। तो हाइब्रिड का उनका कमांड बहुत स्ट्रांग है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस डिस्कशन की वो ये है कि अच्छा हमें ये समझना है कि भाई चेंज कैसे हो रहा है, ये एलोकेशन कैसे, 30 कितना 35, क्योंकि सारा गेम उसी पे है भाई। एक फंड अगर एक 40-45% इक्विटी एलोकेशन लेता है तो वो बहुत अलग फंड है, और एक 20% इक्विटी एलोकेशन लेता है तो वो बहुत अलग फंड है ना। आइडियली तो इन दोनों का कंपैरिजन ही गड़बड़ है, बट अब हाइब्रिड मतलब कैटेगरी तो ये है कि आप ले सकते हो, एक प्योर इक्विटी 40 ले सकता है, एक प्योर इक्विटी 20 ले सकता है भाई, उसमें सेबी का कुछ वो नहीं। अब एक फंड अगर 40 ले रहा है 20 ले रहा हो, हम उन दोनों को कंपेयर करें, हम बोले अरे देखो भाई ये अच्छा है ये बड़ा बुरा है, तो दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। तो हमें इसीलिए इस कैटेगरी में ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। भाई मेरे साथ ये सेट हो रहा है, मेरे साथ ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंड्स जो है ना उनकी स्ट्रैटेजीज बहुत अलग अलग है, और यहाँ पर आपको समझ आएगा। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक स्टॉक्स, तो ग्रॉस मतलब कि भाई हाइब्रिड मतलब सॉरी प्योर इक्विटी प्लस डेरिवेटिव्स, तो वो तो सब 65 से ऊपर है ही, क्योंकि मैंडेट ही वही है, 65% तो लेना ही है ना, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, वो हमने देखा। अब बाकी जो है वो सब ने ये कैश है, अब डोमेस्टिक एमएफ्स ये भी कैश वाले में, लिक्विड फंड्स मनी मार्केट फंड्स ही हैं ये सारे, ठीक है। तो ये पहले मैं आपको फरवरी 2026 का जो लेटेस्ट डेटा मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फिर ये कैश है सबके पास, ठीक है, ये डेट है, फिर कुछ ने 2-3 ने REITs भी लिए हैं, बट ठीक है 2-4% ही लिए हैं, कुछ ज़्यादा एलोकेशन नहीं है। अब है डेरिवेटिव्स, तो बाकी अब पॉइंट सारा गेम कहाँ आता है कि इक्विटी नेट इक्विटी कितना है, भाई मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ, स्टॉक्स कितने हैं, राइट, जो ऊपर नीचे जाएंगे तो मेरा पोर्टफोलियो ऊपर नीचे जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या है, तो ये है डेरिवेटिव्स। अब 67.42 भाई आपका ग्रॉस है, बट उसमें से 45.83 जो डेरिवेटिव्स मतलब समझ गए ना, आर्बिट्राज वाला, आर्बिट्राज का फंड का वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। तो वो अब ये 21 नेट इक्विटी है, मतलब एक्चुअल जो स्टॉक्स लिए हैं, जो ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा और नीचे जाएगा तो गिरेगा, इसमें कोई हेजिंग नहीं है, वो 21.59% है आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी से, उसने 21% का प्योर स्टॉक लिया हुआ है। यही चीज कोटक ने 36.68 ली हुई है। आप कितना मतलब कंपैरिजन कैसे करें इसको, एक 36-37 पे, एक 21 पे, ठीक है।
फिर SBI भी 22 पे ही है एंड सेम HDFC 36 पे है। तो दो फंड्स 35 से ऊपर हैं, एक 20 के आसपास, दो 20 के आसपास है। ये करंट है। अब हमने सोचा कि चलो भाई क्या ये ऐसे ही मेंटेन करके रखते हैं क्या, ठीक है। मैं कंसिस्टेंसी है क्या, नहीं तो वो भी नहीं है। अब एक साल पहले चले जाओ, ठीक है, फरवरी 2025 में चले गए, तो अब बाकी सब चीज़ है वो सिमिलर ही है, बाकी ये सारा डेट ही है, मैं ये भी बोल रहा हूँ तीनों डेट है, ठीक है। अब इसमें नेट इक्विटी पे ही फोकस करो, ये है 20, ठीक है, तो ये 21, तो ये 20 to 21 ही है, मतलब वो बराबर सा ही है। कोटक अभी भी 35 के आसपास है, तो वो बराबर है, लेकिन SBI 36 था, अब 22 पे आ गया, तो उसने सिग्निफिकेंट इक्विटी एलोकेशन लो किया है, तो वो उसको थोड़ा बैलेंस एडवांटेज की तरह चेंज कर रहा है। समझ रहे हैं कि भाई डायनामिक एसेट एलोकेशन, मतलब डायनामिकली वो देख रहा है कि भाई मेरी वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो मतलब वो कॉल्स ले रहा है, ऐसा लग रहा है अभी तक तो देख के, ठीक है। और HDFC भी 32 के आसपास है, तो HDFC में वो चेंज ज़्यादा नहीं है, कोटक में तो बिल्कुल ही कुछ चेंज नहीं है, लेकिन दोनों ये, हाँ ICICI में यहाँ चेंज नहीं है बट इसमें है। अब हम चले गए एक साल और पहले, चलो वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ ICICI सिर्फ 11% इक्विटी है, मतलब 11%, 89% वो डेट ही है, राइट, और थोड़ा बहुत REIT, तो मतलब ये तो डेटी फंड हो गया, नहीं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो गया। अगर सिर्फ 11% ले रहे हो आप इक्विटी सेविंग में, तो आप तो एक्चुअली तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड बन गए ना, क्योंकि वहीं पर है वो मैंडेट्स। तो ये तो मतलब 11% के आसपास है। अब ये इक्विटी सेविंग 33.5, तो इसने कोटक वो मेंटेन करके चल रहा है। अब SBI यहाँ 34 था, फिर 36 हुआ, अब 22 हो गया, ठीक है। एंड HDFC 31 से 32, फिर 36 हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है, राइट। तो ये कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है तो इसमें, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर फिगर आउट करनी है कि एक चीज़ यहाँ समझ आ रही है कि ICICI जो है वो 3 साल में सबसे कम प्योर इक्विटी एलोकेशन लेता है। ये चीज़ यहाँ पर समझ आई। ICICI 30 पे तो गया ही नहीं, वो तो मैक्सिमम 21 गया हुआ है, अभी जो लेटेस्ट है उसका 30। अब जा सकता है क्या, बिल्कुल। अब ये देखो बिल्कुल उनका फंड जा सकता है, नहीं जा सकता है वो आगे की बात है, बट अभी तक तो ये है कि भाई उसने 11 से 21 के बीच का एलोकेशन रखा है, तो वो लोअर रिस्क इक्विटी सेविंग फंड है, क्योंकि उसका सबसे कम प्योर इक्विटी एलोकेशन है। कोटक जो है वो सबसे हाईएस्ट लग रहा है, क्योंकि वो क्लियर 35 के आसपास है भैया, उसने वो क्लियर रखा है, मैं 35 के आसपास प्योर इक्विटी रहूंगा, मतलब 1/3 इक्विटी 2/3 डेट, वो उसका मैंडेट है, वो क्लियर है उस चीज़ में। तो वो अच्छी चीज़ भी है कभी कभी की कंसिस्टेंसी, भाई मैं अपने एलोकेशन ये चीज़ 33% इक्विटी है, ठीक है। तो और मतलब टिपिकली HDFC इज ऑल्सो ऑन सिमिलर लाइन्स, तो वो भी कुछ ज़्यादा 2-4% ऊपर नीचे, तो कोटक एंड HDFC वो उसमें। अच्छा, SBI लास्ट 2 साल ऐसे था, लेकिन इस साल जो है वो कंसिस्टेंट, अब आगे क्या करेगा वी हैव टू सी, बट उसने कम किया है एलोकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझना, तो SBI का मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब आगे क्या होने वाला है, कम करेगा या वापस बढ़ाएगा, तो वी आर नॉट श्योर। बट बाकी दोनों का क्लियर है कि भाई अभी तक तो ये समझ आ रहा है कि HDFC एंड कोटक आर 1/3 इक्विटी, ICICI इज लाइक 1/5 और 1/6 और या 1/10 भी चला गया है, तो उस तरह का है उसका। एंड कोटक SBI वी आर नॉट श्योर, ठीक है, ICICI वी आर श्योर। तो ये इस तरह के एलोकेशन है, और इसी के ऊपर हमारा सारा गेम होना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए सिलेक्शन का। और अब मुझे एक ICICI, अगर मुझे इक्विटी सेविंग फंड लेना है, अब मेरा गोल 3 साल है, मेरा कंजर्वेटिव है थोड़ा प्रोफाइल, तो मैं ICICI लूँगा, और मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ तो मैं HDFC या कोटक को देखूंगा, तभी देखूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत आपको समझनी ज़रूरी है, अगर इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि ये नहीं है कि मैं मतलब, तो वो एडवाइज़र आपका वो प्ले आउट आपको करना चाहिए कि या 2 साल 3 साल का गोल है तो मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ कि अब मैं जैसे मैंने बोला ना, वेकेशन गोल है, अब आगे पीछे हो जाता है, कभी मैंने सोचा 2 साल के बाद जाऊँगा, हो सकता है 3 के बाद, हो सकता है 4 के बाद गया, तो उस तरह के गोल्स के लिए अच्छे थोड़े एलोकेशन इक्विटी के रहते हैं। मतलब आप थोड़ा एग्रेसिव प्रोफाइल है तो आप बिल्कुल ही कंजर्वेटिव हैं तो ठीक है, FD सही है फिर तो ठीक है, बट ये उस वहाँ पे ये इस तरह के फंड प्ले हो जाते हैं। अब रिटर्न समझ लेते हैं, राइट। तो ये अब मैंने एक हमारा क्या है कि एक हमने वी इंटरनली डू 50-50 टाइप्स का एक इंडेक्स टाइप्स हम चलाते हैं, मतलब 50% निफ्टी 50% डेट, तो उस तरह का इंडेक्स है। तो वो सबसे ज़्यादा गिरा है YTD में 8.5, बिकॉज इक्विटी काफ़ी गिरा है, लेकिन सबसे कम कौन गिरा है, देखो ICICI प्रू सबसे कम गिरा है और एक्सपेक्टेड ही है। SBI भी कम गिरा है, SBI एंड ICICI प्रू सबसे कम गिरे हैं, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सबसे कम इक्विटी एलोकेशन ही उनके पास है, वो 20-21 पे ही है दोनों, तो एक्सपेक्टेड ही है ना। ठीक है, कोटक और HDFC ज़्यादा गिरे हैं क्योंकि ज़्यादा एलोकेशन है,
इक्विटी में, ठीक है। अब यही चीज़ 1 ईयर में चले जाते हैं तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब सबसे अच्छा इसमें कोटक ने सबसे अच्छा किया है 5.7 एलोकेशन, इक्विटी का एलोकेशन ज़्यादा, ठीक है। अब आप 3 ईयर्स में चले जाओगे तो कोटक इज अगेन वेरी वेरी वेल 11.3, क्योंकि इक्विटी हैज़ डन वेल। तो एंड देन इफ यू गो 5, 7, 10, राइट, तो यू विल सी कि कोटक एंड HDFC आर डूइंग बेटर देन अदर्स बिकॉज दे हैव ए हायर इक्विटी एलोकेशन। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। हाँ बिल्कुल होगा कि थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस एंड ऑल, तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर ट्रेलिंग में तो ये नजर आ रहा है कि इक्विटी सबसे अच्छा कोटक है, HDFC से भी अच्छा है और एलोकेशन सिमिलर है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है 10 ईयर के हिसाब से। 10 ईयर में लेकिन HDFC ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। लेकिन हम कैलेंडर से ही ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हैं। अब कैलेंडर ये 5 साल का पहले कैलेंडर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि 2021 में HDFC गिव एक्सेप्शनल रिटर्न्स, ठीक है। तो उसके बाद HDFC डिडंट गिव वेरी गुड रिटर्न्स इन 2023, राइट। और यहाँ पर भी आप जो है मतलब थोड़ा नॉट सो गुड कंसिस्टेंसी रही है, लेकिन वहाँ पर इतना बड़ा रिटर्न 5-6% का उसने अल्फा क्रिएट कर दिया था, ठीक है। वहीं पर आप ICICI देखोगे तो जब बहुत अच्छी मार्केट चलती है तो वो 10% ही बढ़ता है। 2022 में मार्केट ज़्यादा अच्छी नहीं चली, वो 8 बढ़ा। 2023 में फिर बहुत अच्छी चली, वो 10 बढ़ा। फिर बहुत अच्छी चली 2024 में, वो 9 ही बढ़ा। अब 2025 में बहुत अच्छा नहीं किया तो वो 9 बढ़ा। समझ रहे हैं, जब मार्केट अच्छी नहीं चल रही तो ICICI अच्छा कर रहा है क्योंकि डेट ज़्यादा है, इक्विटी कम है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियरली समझनी है। तो इसलिए क्लियर है कि भाई ICICI तो सबसे लोवेस्ट रिस्क फंड है। अब यहाँ SBI को देख लेते हैं, SBI समझ लेते हैं। तो SBI देखो, SBI ने 2023 में भी बहुत अच्छी रिटर्न दी, मतलब वो पहले था 12-13%, बट 2025 में 5.5 पे आया। तो इसकी कुछ तो स्ट्रैटेजी इसने चेंज की है लास्ट 1 साल में, ऐसा लगता है, ठीक है। बट बाकी ये अगर आप पहले देखोगे तो वो वैसा ही था कि जब मार्केट गिरा तो वो गिरा, मार्केट बढ़ा तो वो बढ़ा। तो इसका मतलब वो इक्विटी ओरिएंटेड, मतलब 30-35%, 1/3 इक्विटी ले रहा था जो कोटक और HDFC ले रहे हैं। बट अभी 1 साल में कुछ तो उन्होंने चेंज किया है अपनी थ्योरी या थॉट प्रोसेस में, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। एंड और 5 साल पहले देख लें तो वही चीज़ अब 2017 से ही देखनी चाहिए, उससे पहले तो मेरे को 2016 का नंबर देखना ही चाहिए। 2017 में ये सारा कैटेगराइजेशन इक्विटी सेविंग फंड्स वगैरह का आया था, राइट। तो 2018 से देखते हैं तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखेगी, ठीक है, कि ICICI प्रू जब बहुत अच्छी मार्केट्स नहीं चलती हैं तो इट डज वेल, जब बहुत अच्छी मार्केट्स चलती हैं तो इट डजंट डू वेल, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो वो क्लियर है, सबसे लोवेस्ट रिस्क फंड है। और तो इसीलिए पैसा भी, AUM भी ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि जो समझ रहे हैं कि यार मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, मेरे को 15-20-25 मतलब 10 से 15-20 से के आसपास का एलोकेशन लेना है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड से थोड़ा सा हायर एलोकेशन, राइट। तो इस तरह का चीज़ है। और थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकता है, मतलब इसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है ना 20 तक जाने की। कंजर्वेटिव के पास तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये तो 25-30 तक भी जा सकता है। तो वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स तो मुझे लगता है। और फिर हाँ, टैक्स, भाई कंजर्वेटिव हाइब्रिड तो डेट की तरह टैक्स होता है, तो इसमें वो चक्कर नहीं है, ये तो इक्विटी की तरह टैक्स होता है, तो इसलिए वो एडवांटेज है इसको। तो जिसको कंजर्वेटिव हाइब्रिड विद इक्विटी टैक्सेशन चाहिए उसके लिए तो बहुत बढ़िया फंड है, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर फिट होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो मेरे ख्याल से प्लेस हो रहा है ICICI कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड विद इक्विटी टैक्सेशन फंड चाहिए, ले लो, है ना। और 1/3 जिसको चाहिए फिर वो कोटक वगैरह, मतलब बाकी देख रहे हैं कि कोटक मतलब अच्छा परफॉर्मर है ही उसके हिसाब से, तो इसलिए AUM भी ज़्यादा है। अब टॉप स्टॉक्स कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। तो हाइब्रिड वगैरह के मतलब अब ये डेरिवेटिव्स क्या है, आप देखोगे ना तो डेरिवेटिव मोस्टली जो जगह देखोगे तो वो डेरिवेटिव के साथ मिलके बताते हैं। यहाँ पर जैसे HDFC बैंक देखने को तो 9% है ICICI के पास, बट एक्चुअली 3.7 है क्योंकि बाकी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो उसने हेज किया हुआ है बाकी। तो ओवरऑल HDFC, ITC, हिंदुस्तान लीवर, ICICI क्लियर ही मतलब लार्ज कैप, भाई क्लियर लार्ज कैप है, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। ICICI तो कोटक भी, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक, मारुति, इंडस टावर एक शायद मिड कैप है, टाटा मोटर्स, रैडिको खैतान भी शायद नहीं है लार्ज कैप, ठीक है। और पूना वाला भी शायद लार्ज कैप नहीं है, तो इसके पास है फिर भी मिड कैप स्मॉल कैप टाइप्स, राइट। तो बट डेफिनेटली ICICI तो क्लियर टॉप में है, वो ऐसा भाई लार्ज कैप ही लेना है। फिर SBI में भी आप देखेंगे तो मोस्टली लार्ज कैप ही है, राइट। एस्टर DM है आई थिंक स्मॉल कैप, राइट। बाकी सब जो है लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। एंड HDFC भी यू कैन सी दैट इट इज़ मेजरली लार्ज कैप, राइट। सब लार्ज कैप है HDFC में, तो वो मतलब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड भी है भाई, हाइब्रिड में ज़्यादा आप स्मॉल मिड कैप एलोकेशन लेना को ज़्यादा पसंद भी नहीं करेगा, लेकिन मेजरली लार्ज कैप, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको देखनी है। और डिसेंट बिकॉज ज़्यादा वेटेज नहीं है तो सब मतलब डाइवर्सिफिकेशन डिसेंट है। तो अब इक्विटी
अल्फा कितना क्रिएट किया है, राइट, ये चीज़ समझ लेते हैं। तो अल्फा जो है अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई का यही सबसे अच्छी बात है कि वो ना रहा है कि कैटेगरी एवरेज के आसपास या थोड़ा बेटर ही रहा है लास्ट 3-4 साल से, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कम इक्विटी एलोकेशन के बाद भी, बिकॉज वो जब मार्केट अच्छा नहीं करता तो ये बहुत अच्छा करता है, बिकॉज इसके बाद डेट बहुत है और प्लान, मतलब दे हैव ट्राइड टू मैनेज थिंग्स वेल क्लियरली, तो वो मतलब अच्छा अल्फा है। और यही चीज़ आप कोटक में देखेंगे, कोटक बिकॉज हायर इक्विटी एलोकेशन है बट दे आर मैनेजिंग थिंग्स वेल, तो कंसिस्टेंटली हायर अल्फा है, ठीक है। एंड एसबीआई जो है उस हिसाब से इक्विटी मतलब मोर हगिंग है, मतलब कैटेगरी हगिंग है, कैटेगरी के आसपास के रिटर्न्स हैं, ठीक है। एचडीएफसी इज मोर फ्लक्चुएटिंग, एकदम बहुत अच्छा फिर बहुत अच्छा नहीं, फिर अच्छा फिर बहुत अच्छा नहीं। तो एचडीएफसी मिड कैप का भी हमने किया था ना, उसमें भी ऐसा ही कुछ था, तो मोर मतलब ऊपर नीचे है। तो कंसिस्टेंसी कोटक और आईसीआईसीआई में है, लोअर रिस्क आईसीआईसीआई और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 1/3 टाइप लेना चाह रहे हो तो कोटक इज़ व्हाट इट सीम्स। फिर डेट भी अच्छा खासा लेते हैं ना ये तो सब ना, तो उसमें वाईटीएम्स वगैरह क्या है, तो वाईटीएम्स भी आप अगर देखेंगे तो आईसीआईसीआई का मतलब लोअर वाईटीएम्स हैं सबके, कैटेगरी एवरेज के दोनों ने मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब कोटक और ये थोड़ा सा हायर वाईटीएम एसबीआई के ही ज़्यादा है, मतलब एसबीआई थोड़ा सा हायर कैटेगरी एवरेज से रिस्क ले रहा है डेट में, ठीक है, बट बाकी तीनों तो नहीं ले रहे हैं, वो कैटेगरी एवरेज के आसपास ही हैं। फिर बीटा देख लेते हैं, तो बीटा सबसे कम आईसीआईसीआई का ही एक्सपेक्टेड ही है, स्टॉक्स ही कम है सबसे, तो वो कम है, ठीक है। एंड एचडीएफ कोटक हैज़ इंक्रीज्ड बीटा रिसेंटली। एंड बाकी अगर आप देखेंगे एसबीआई और ये जो हैं एचडीएफसी वो भी हायर टाइप में रहे हैं बीटास, राइट। तो सबसे कम अगेन एक्सपेक्टेड ही था कि आईसीआईसीआई विल बी द लोवेस्ट, राइट, तो यही स्टैंडर्ड डिविएशन अपना बता रहा है। बाकी डेट की रेटिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो सब मोस्टली यू विल नॉट फाइंड एनी AA रेटेड पेपर्स एंड ऑल, ठीक है। थोड़े बहुत एसबीआई के पास हैं जो हमें उसकी वाईटीएम में भी दिख रहा था, थोड़ा सा है बट वो भी लाइक 3-4% ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। मेजरली सब ने सोवरन और यही सब रेटेड पेपर रखे हैं, AAA और सोवरन रेटेड पेपर ही सब ने रखे हैं बेसिकली। आप अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी देख लें अगर डेट का, तो दैट इज ऑल्सो यू विल सी कि रिस्क जो है कोई भी ज़्यादा नहीं ले रहा है, थोड़ा ड्यूरेशन रिस्क अगेन थोड़ा एचडीएफसी ले रहा है कैटेगरी एवरेज के, बाकी तीनों तो कैटेगरी एवरेज से नीचे हैं ड्यूरेशन वाइज। तो रिस्क मतलब डेट में कोई रिस्क ज़्यादा नहीं ले रहा है इन चारों फंड्स में, तो वो भी रिस्क अपने को नहीं नजर आ रहा है। तो यही चीज़ें अगर आप देखेंगे तो फिर मतलब निष्कर्ष क्या है, इन्फ्रेंस यही है कि अगर आप एक लोअर रिस्क इन्वेस्टर हैं, आपको 3 से 5 साल टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डालना है, ठीक है, या 2 से 5 साल कर दो, ठीक है, कैटेगरी के लिए, तो आप एक आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी सेविंग टाइप में रखना चाहिए आपको पैसा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव लगना है कि भाई 1/3 इक्विटी में रखना है तो फिर कोटक इज मोस्ट कंसिस्टेंट। बाकी एचडीएफसी एंड एसबीआई आर ऑल्सो नॉट बैड फंड्स, बट वो थोड़े से मतलब मोर वोलेटाइल हैं कि काफ़ी अच्छा करते हैं काफ़ी खराब करते हैं, और एसबीआई थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है, कम हुआ है, तो वी हैव टू सी हाउ इट डज, बट तो वो मोर कंसिस्टेंट है कि कोटक क्लियरली भाई 30-35% इक्विटी, आईसीआईसीआई अभी तक तो जो लग रहा है वो 10 to 20% इक्विटी इज व्हाट हाउ थिंग्स आर, एंड टैक्सेशन इज लाइक इक्विटी, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो दैट इज ऑल ऑन दिस। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली और सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, तो दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। और अगर आपको इस तरह का और कोई टॉपिक पे या कोई कैटेगरी पे या कोई फंड पे डिटेल रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।